Hello everyone. So let's start with Geography NCERT class 11 chapter 3, the interior of the earth. So let's start. So the most important information we can start from here as well. So here it is in the configuration of the surface of the earth is largely product of the process operating in the entire of the earth. ठीक है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, वो नाजे प्रोडक्ट किस चीज़ का है, वो इस चीज़ से बना प्रोडक्ट पर, ये इसका प्रोडक्ट है जो प्रोसेस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हो रहे. तो हमारे अर्थ के इंटीरियर में यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसका जो प्रोडक्ट हो रहा है, उसका जो रीज़न कहाँ देखते हैं हम लोग, हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक्सोजोनिक एज वेल एज एंडोजोनिक प्रोसेस आर कंस्टेंटली शेपिंग द अर्थ. लिखा है कि एक्सोजोनिक जो प्रोसेस हमारे अर्थ के फोर्सेस, यहाँ पे लिखा है एक्सोजोनिक प्रोसेस जो प्रोसेस हमारे अर्थ पे बाहर से काम करते हैं, आउटसाइड फोर्सेस वर्किंग ऑन अर्थ, बाहर से, जैसे कि क्या हो गया, वेदरिंग हो गई, जैसे कि यहाँ पे रेन हो गया, जैसे कि इवापोरेशन हो गया. तो ये जो प्रोसेस हमारे अर्थ के सरफेस, देखो हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस यहाँ पे एक रॉक रखी, यहाँ पे वो, यहाँ पे समझो रेन हुआ, रेन होने के कारण इसके पार्टिकल्स जुड़ के फ्लड के साथ बह गए. ठीक है, तो ये हमारे अर्थ के एक सरफेस पे क्या हो रहा है, एक एक्सोजोनिक प्रोसेस हो रहा है. राइट, एक्सोजोनिक मतलब एक्स, देखो यहाँ पे मतलब बाहर से, ठीक है, एग्जिस्ट. एंडो समझते मतलब इन, एंडो मतलब इन समझ लो. डैट मीन्स ये प्रोसेस क्या है, हमारे अर्थ के अंदर है, और ये हमारे अर्थ के अंदर के ये प्रोसेस हो रहे हैं, और फिर ये क्या कर रहे हैं, ये शेप कर रहे हैं हमारे अर्थ के लैंडस्केप को. ये क्या कर रहे हैं, शेप करते जाए. जैसे क्या होगा, जैसे कि हमारे अर्थ के अंदर से जब मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, तो उससे क्या होता है, जब समझो जब अंदर रॉक गई, वो मेल्ट होके फिर वो बाहर आ रही है, फिर वो वॉल्केनो से बाहर आ रही है. तो ये क्या हो रहा है, अंदर रॉक गई, मेल्ट हुई, तो ये हमारे अर्थ के लैंडस्केप को शेप कर रहा है. इसके थ्रू भी हमारे अर्थ शेप हो रहा है. यहाँ पे क्या लिखा है, एंडोजोनिक मतलब हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ. अर्थ के इनसाइड जो हो रहा है, अर्थ के इनसाइड में जो प्रोसेस हो रहे हैं, उससे जो हमारे अर्थ के आउटर सरफेस से इम्पैक्ट कर पड़ रहा है, उसे क्या करते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेस करते हैं. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मुझे सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर. तो क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे अर्थ के बारे में जो हमें पता चलता है, उसके इंटीरियर के बारे में. तो क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं, पहले तो सोर्सेज ये हो जाता है कि पहली बात तो ये, कोई भी हमारे अर्थ के सेंटर को रीच नहीं कर सकता. ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज, एक डायरेक्ट सोर्सेज होती हैं और एक इनडायरेक्ट सोर्सेज होती हैं. ठीक है, तो पहले हमें देखते हैं डायरेक्ट सोर्सेज क्या है. तो हमारे पास जो डायरेक्ट सोर्सेज ये है, सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज ये है कि जो भी हमें द मोस्ट इज अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल, जो हमें सॉलिड अर्थ मटेरियल है, वही हमारे डायरेक्ट सोर्सेज है. जैसे कि हमारे पास जो सरफेस रॉक है, जो रॉक्स हमें माइनिंग करते वक्त मिल रही है अलग अलग प्लेसेज, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइन है, इन सब जगहों से जो हमें रॉक्स मिल रही है, जो हमें अर्थ के सरफेस पे जो हमारी चीज़ें मिल रही हैं, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज. कैसे कहते हैं, उसे डायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं. ठीक है, जैसे माइनिंग के थ्रू जो हमें मिल रही है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वोल्केनो इरप्शन के थ्रू. मतलब कि जब यहाँ पे समझिए वोल्केनो, इसके थ्रू जो इरप्शन हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी मटेरियल इस ग्राउंड पे फॉल हुआ है, उसी क्या कहा है, उसे भी डायरेक्ट सोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, हम पता है कि वोल्केनो इरप्शन अंदर से होता है, बट स्टिल क्योंकि ये जो इरप्शन होने के बाद जो स्टफ्स वोल्केनोस निकल के हमारे अर्थ के सरफेस से फॉर्म करते हैं, इसके थ्रू जो हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं कि दे आर डायरेक्ट सोर्सेज. वोल्केनो इरप्शन हो गया, हमारे अर्थ में जो हमने माइनिंग होती है, इसके थ्रू जो हमें पता चलता है, हमारे अर्थ के पे जो अवेलेबल रॉक्स है, उसके थ्रू पता चलता है, दे आता है डायरेक्ट सोर्सेज. माइनिंग से जो रॉक्स मिलते हैं, जो सॉलिड मटेरियल हमारे अर्थ के सरफेस मिलता है, माइनिंग से जो हमें रॉक्स मिलता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट सोर्सेज. ठीक है, बट अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो सॉरी वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था. चलिए यहाँ से पढ़ते हैं. नाउ यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट सोर्सेज. ठीक है, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है, सबसे पहले माइनिंग एक्टिविटी. अब माइनिंग एक्टिविटी मतलब क्या बोल रहा है कि
देखो यहाँ पे हम इसको समझते हैं, लिखा है कि माइनिंग एक्टिविटी कैसी है कि इंडायरेक्ट सोर्सेज जो देखते हैं क्या होता है, लिखा है द टेम्परेचर वैसे इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द डेप्थ ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के सर्फेस से आप इंटीरियर हमारे अर्थ की डेप्थ में जाते हो, वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। लिखा है मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विद द डेप्थ। यहाँ पे इसका मतलब ये भी है जो डेंसिटी मटेरियल की वो भी डेप्थ के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लिखा है इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स knowing the total thickness of the earth. Scientists have estimated the value of the temperature, pressure and density material at different depths. The total thickness of the earth, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड कि जो टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ है, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी मैटर एट डिफरेंट डेप्थ पे। तो सबसे पहले देखते हैं माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके थ्रू हमारे पता चलता है इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू जो अंदर के रॉक्स निकलेंगे माइनिंग से डीप में, जो डेप्थ में वो। सेकेंड है मेट्रॉइड्स हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज है बिकॉज वो हमारे अर्थ के इंटीरियर्स पे नहीं मिल रहा है, हमारे वो कहाँ से मिल रहे हैं, बिकॉज ये जो है हमारे अर्थ के बाहर से मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे अर्थ के आउटर स्पेस से ये आ रहे हैं, तो उससे तभी तो हमें से इनडायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज वो चीज़ जो अर्थ के अंदर से बस में नहीं, इनडायरेक्ट सोर्सेज डायरेक्ट सोर्सेज जो हमें अवेलेबल तो हमें हाथों हाथ मिल जा रहा है, और इनडायरेक्ट सोर्सेज हमें कहीं और से मिल रहा है। मेट्रोज वगैरह हमारे अर्थ बाहर से मिलते हैं क्योंकि वो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से नहीं आ रहे ना, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज है। थर्ड सोर्स में किससे पता चलता है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सेस्मिक एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलता है हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो ग्रेविटेशन के थ्रू हमें पता चलता है। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सेस्मिक एक्टिविटी। लिखा द ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज नॉट द सेम एज डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस। यस, जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या यहाँ पे बोला, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेम नहीं है लैटिट्यूड्स ऑफ द सर्फेस के। लिखा है इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स। देखो ये ग्रेटर नियर द पोल्स के और नेस एट द इक्वेटर पे। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बिकम being greater than at the poles, because ये बोला जाए जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है वो सेम नहीं है डिफरेंट उसमें। ठीक है, तो वो नहीं, जो ग्रेटर नियर है वो जो हमारे पोल्स है ग्रेविटी। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे क्या बोला, जो हमारा अर्थ का सेंटर है, ठीक है, ये जो पोल्स और ये जो पोल्स है, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है, पोल का डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ की बोला जा रहा है। क्या बोलना चाहिए, पोल का डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ ये ग्रेटर नियर द पोल्स। तो ये जो डिस्टेंस है पोल का डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ से ये कम है, और जो इक्वेटर का जब हम इस साइड से हम डिस्टेंस देखेंगे, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है ये इक्वेटर की लाइन का जो डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। जब हम यहाँ से देखेंगे तो सेंटर ऑफ द डिस्टेंस ज़्यादा हम देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पोल्स, क्योंकि अर्थ के बंज है तो हम देख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है वो कहाँ सबसे ज़्यादा लगती हैं, वो पोल्स पे लगती हैं, इक्वेटर पे कम लगती हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर, जो डिस्टेंस है सेंटर से इक्वेटर के ऊपर को लेकर वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स हमारे अर्थ के सेंटर के बहुत पास है, डिस्टेंस कम है, इस कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ लगेंगे, हमारे पोल्स पे लगेंगी एज़ कम्पेयर टू सेंटर पे कम, पोल्स पे ज़्यादा। दूसरी बात यहाँ पे ये बोल ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ग्रेविटी वैल्यू भी डिफरेंट करती है एज कम्पेयर, जैसे कि मास ऑफ मटेरियल डिफर करता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रखा है मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। ठीक है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है अलग अलग मटेरियल का जो हमारे अर्थ के अंदर है वो भी इस वैल्यू को, ग्रेविटी की वैल्यू को डिफर करता है। मतलब कि कहीं पर सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे आयरन है, जो भी है वो सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमारे अर्थ की ग्रेविटी की जो वैल्यू हमें पता चलेगी कि हाँ ठीक है यहाँ पे इतनी ग्रेविटी का वैल्यू है जो भी, तो वो क्या है उसमें भी डिफरेंस होगा। यहाँ पे लिखा है दिस रीडिंग्स डिफर फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यूज़। तो ठीक है, कुछ रीडिंग्स डिफर कर जाती है जो साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। सच द डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली, और इस काइंड के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी even information about the distribution of mass of material in the crust of the earth। तो ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि
क्या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो मटेरियल है उसका हमारे क्रस्ट ऑफ द अर्थ के, हमारे अर्थ के क्रस्ट में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है वो कौन बताएगा हमें, ये चीज़ बताता है। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक सर्विस ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्टन पोर्शन। ठीक है, मैग्नेटिक सर्विस भी हमें बताती हैं। थर्ड इज इम्पॉर्टेंट है सेस्मिक एक्टिविटीज़ भी, हमारा ये थर्ड चैप्टर पूरा बेस है अर्थक्वेक पर, सेस्मिक एक्टिविटीज़ पर और बहुत सारी चीज़ों पर। तो हमें तीसरी कौन सी चीज़ बताती है, हमारे ये सेस्मिक एक्टिविटी। देखते हैं ना, अर्थ के एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तभी पोल्स से सेंटर ये ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। और हम देख सकते हैं तभी यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा पड़ती है, कहाँ पड़ती है, पोल्स पे पड़ती है, और इक्वेटर पे क्या है, ग्रेविटी कम लगती है। लिखा है, देखो लिखा है सेस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, सेस्मिक एक्टिविटी भी मदद करते हैं। अब देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, सेस्मिक एक्टिविटी कैसे मदद करता है और बाकी चीज़ें हम देखेंगे दिस के थ्रू। सॉरी, लेट्स स्टार्ट अर्थक्वेक। ठीक है, नाउ हमें पता है अर्थक्वेक क्या होता है। एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। तो अर्थक्वेक कैसे होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ शेक कर रहा है। ठीक है, लिखा है कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, क्यों शेक कर, बिकॉज एक एनर्जी रिलीज हुई है जो क्या कर रही, जनरेट कर रही वेव्स को, जो क्या कर रहे, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे। अर्थ है, एक एनर्जी रिलीज हुई और वो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे, जिसके कारण क्या पूरा अर्थ शेक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते क्या है, ये हमारा अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक मींस है शेकिंग ऑफ द अर्थ व्हिच हैपन बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ एनर्जी दैट जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई डज द अर्थक्वेक शेक, सॉरी व्हाई डज द अर्थ शेक, अर्थ क्यों शेक करता है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेट्स डू दिस एज सून एज पॉसिबल। ठीक, द release of energy occurs along a fault. The fault is a sharp break in the crustal rocks. Rocks along a fault tend to move in opposite directions. As the overlying rock strata presses them, friction locks them together. देखा है कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ होती है, फॉन्ट पे होती है। कहाँ, एक फॉन्ट है वहाँ पे क्या, वहाँ से रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। फॉन्ट क्या है, फॉन्ट ये एक ब्रेक है जो मैं अर्थ में जो रॉक्स है वहाँ पे एक ब्रेक आया है, उसे फॉन्ट कहते हैं। और वहाँ से इस फॉन्ट से क्या होती है, हमारी एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है। देखा है, रॉक्स एंड फॉन्ट टेंड टू मूव अपोजिट, और जब उस फॉन्ट से एनर्जी रिलीज होती है तो रॉक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। However, the tendency to move apart at some point of time overcomes this friction. As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. This causes the release of energy and energy waves travel in all direction. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि as the overlying rock strata presses them and friction knocks them together. जैसे ही जब एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक है वो एक दूसरे को जब वो मूव करते प्रेस करते हैं तब क्या होता है, फ्रिक्शन उन्हें क्या कर देती है, नॉक कर देती है एक साथ में। और however they tendency to move apart at some point of time overcome the friction. और पर उन्हें क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, रिलीज एनर्जी हो रही, तो वो फ्रिक्शन जो उन्हें आपस में जोड़ के रखा था उससे वो भी टूट जाती है, वो और मूव करने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो नॉक्स गेट डीफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दिस स्लाइड पास वन अनदर एब्रुप्टली। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फिर एज फ्रिक्शन उससे रोक नहीं पाते, वो मूव करते हैं और एक दूसरे से, क्योंकि तब क्या होता है उनके जो नॉक्स होते हैं, उनके जो रॉक होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं और वो एक दूसरे से एक अजीब ही तरीके से आपस में टूट जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। देखो सिंपल से इसकी कहानी यही है कि फॉन्ट होता है, फॉन्ट पे जब एक यहाँ पे शार्प ब्रेक लगेगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी से क्या होगा, उस एनर्जी से क्या कॉज होगा, अर्थक्वेक कॉज होगा। सिंपल सी बात है ये, दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस कॉज इज रिलीज ऑफ एनर्जी होगी चोटी के साइड डायरेक्शन में होगी। ओके फाइन। अब देखो जो भी यहाँ पे मार्क है, द मार्क्ड वन स्पेशली यहाँ पे सच बताओ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई डोंट नो व्हाई आई मार्क दिस। ये इम्पॉर्टेंट जो वट एवर आई टॉट दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पता चल गया मैग्नेटिक सर्विस होता है, पता चल गया अभी वैसे ये थोड़ी ना पूछने वाला, ये थोड़ी ना पूछेगा वो। सो जनरल हमें ये नॉलेज होनी ही चाहिए, मतलब कि हम इस नॉलेज की बात नहीं करें। ठीक है, मुझे पता है मैग्नेटिक सर्विस, फाइन दैट इज इनफ। ग्रेविटी एंड मॉर्निंग क्या होती है ये पढ़ लो।
ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये, यहाँ से एक पैसेज बन सकता है, राइट, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मेट्रोज हैं, माइनिंग एक्टिविटी है, ठीक है, पता है मुझे माइनिंग एक्टिविटी से होती है, तो क्या बस इतना इनफ है यूपीएससी के लिए। ठीक है, यूपीएससी का जब हम पेपर देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। 2026 का पेपर तो सबने देखनी है कैसा था, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि एनसीईआरटी या फिर बाकी इम्पॉर्टेंट बुक्स नहीं पढ़ने, बट एप्टीट्यूड डेवलप करना है, राइट। इसे भी रखना है, इसे भी रखना है, इतना है तो पढ़ना है। अब क्या कर सकते हो उसके लिए। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, मतलब अच्छे से आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। अब हमने क्या बोला कि ठीक है भाई, अब फॉन्ट है, फॉन्ट टूटा, एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, हो गया। अब कहा जाए कि जो पॉइंट जहाँ पे वेयर द एनर्जी से, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, इसे फोकस कहोगे ऑफ एक अर्थक्वेक का। और कहाँ और क्या कहोगे, और इसे हाइपो सेंटर भी कहोगे। द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, रीच सरफेस द पॉइंट दे रीच सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस को एपिसेंटर कहा गया। ये हाइपो सेंटर हो गया, फोकस हो गया, और जैसे ही एनर्जी वेव्स यहाँ से निकली तो अलग अलग डायरेक्शन में एनर्जी वेव्स जाने लगी। पर फिर क्या हुआ कि जैसे जो सबसे नियरेस्ट, समझो ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है एनर्जी रिलीज होने का, ठीक है, काफ़ी दूर दूर गई, और ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, और पॉइंट है सरफेस के ऊपर, जो नियरेस्ट से फोकस से एकदम पास से फोकस है। तो इस पॉइंट में क्या कह दोगे, जो ये जहाँ से निकली सबसे नियरेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ के सरफेस को, यहाँ पे जाके लग गई, तो ये क्या हो गया, एपिसेंटर हो गया। बस फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होते हैं, फोकस ऊपर होता है कि एपिसेंटर नीचे होता है, ये याद रखो, एपिसेंटर ऊपर रहेगा, ये देखो ये एपिसेंटर है, ये फोकस एपी ऊपर, बस इसे थोड़ा याद रखा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये फोकस है, फोकस जैसे एनर्जी निकली सबसे पहले सरफेस जो मिला अर्थ का, वो है हमारा एपिसेंटर। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, सबसे पहले मिलता है, और इस पॉइंट डायरेक्टली अब द फोकस, तभी मैंने इतना हमेशा ऊपर ही बनाया, क्योंकि मुझे ये याद है कि ये फोकस है, ये एपिसेंटर, ये हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा। पहली बार सरफेस से लड़ा और सबसे पहले लड़ा, तो इससे नाम हो गया एपिसेंटर। तो ठीक है, बस फोकस, एपिसेंटर कहाँ होता है, हाइपो सेंटर, एपिसेंटर सॉरी, और फोकस, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट कहाँ है, वहाँ से नहीं तो एनर्जी होती, डेट्स ऑल नाउ। और फिर एक तो सिंपल सारे नेशनल अर्थ, जैसे इंपॉर्टेंट 9 ऑन है, तो दिस इंपॉर्टेंट 9। चलो, ऑन नेचुरल अर्थक्वेक, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक है वो टेक प्लेस कहाँ करते हैं, लिथोस्फेयर में। लिथोस्फेयर अभी हम देखेंगे कहाँ पाया जाता है लिथोस्फेयर भी, तो लिथोस्फेयर में सारे नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, तब लिथोस्फेयर ये होता है, इट इज पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये हमारा अर्थ का सर्फेस है, यहाँ से 200 किलोमीटर की डेप्थ तक जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बस इतनी से बात है। हमारा अर्थ का सर्फेस है 200 किलोमीटर तक जो पाया गया उसे आप क्या कर दोगे, इसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। अभी और अभी अगेंस्ट में कुछ आएगा इंपॉर्टेंट, जो उसे आगे पढ़ेंगे तब। लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट कौन, सेस्मोग्राफ, ठीक है, हम सेस्मोग्राफ से वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सेस्मोग्राफ नाम याद रखनी है। ठीक है ना, अब यहाँ से तो अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली टू टाइप्स की अर्थक्वेक वेव्स होती है। ठीक है, पहले तो एक बॉडी वेव्स होते हैं, दूसरा एक सरफेस वेव्स होते हैं। बॉडी वेव्स वो वेव्स होती हैं, देखो बॉडी लिखा है ना, तो ये अर्थ है, अर्थ की बॉडी क्या होगी, यही होगी ना, और तो कुछ होगी नहीं। तो लिखा है बॉडी वेव्स आर दोज जो जनरेट ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑन डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। बस इनका काम नहीं है, ये देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, और ये बॉडी वेव्स यहाँ से समझो, ये हमारा फोकस है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो गई और सिर्फ वो बॉडी में गई ना, अर्थ के सिर्फ बॉडी में गई, तो इसे बॉडी वेव्स कहा जाता है। नाउ तो थर्ड, तो इसी कारण बॉडी वेव्स जो हमारे अर्थ के बॉडी में से मूव करती, साइड डायरेक्शन में जाती, एनर्जी होने के बाद तो इसे बॉडी वेव्स कहा जाता है। ठीक है, बॉडी वेव्स पढ़िए। उसके बाद क्या है, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस वेव्स। अब हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि अर्थ की वेव्स है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, पहले तो बॉडी वेव्स होगी, दूसरी सरफेस वेव्स होगी। ठीक है, बॉडी वेव्स मैंने पढ़नी है। अब सरफेस वेव्स क्या होती है, सरफेस वेव्स ये होती हैं, देखो यहाँ पे लिखा है द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या है, वही फॉर्म कर रही है सरफेस वेव्स। कैसे, एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स। सॉरी, देखो द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स। क्या होता है कि बॉडी, ये अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे बॉडी वेव्स चली गई जाके, ये हमारा अर्थ है, हमारे सरफेस रॉक से
टकरा गए। अब क्या हो गया, सरफेस रॉक से जैसे ही टकराए तो इन्होंने क्या जनरेट कर दिया, सरफेस वेव्स को। डेट्स ऑल, ये इन्होंने सरफेस वेव्स को जनरेट कर दिया। बॉडी वेव्स सरफेस रॉक से टकराई, सरफेस वेव जनरेट, जैसे ही सरफेस से टकराएंगे और उसके बाद जो अर्थ हमारे वो अर्थ के सरफेस से वर्क करेगा उसे सरफेस वेव्स कहा जाएगा। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ द वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। दिखाएं, ये जो वेव्स हैं, जो सरफेस वेव्स हैं, वो सरफेस से मतलब कि सरफेस से मूव करेंगे और जो वेलोसिटी ऑफ द वेव्स है वो चेंज होगा एज दे ट्रेवल टू मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। और जो वेलोसिटी है वेव्स का वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे वो डिफरेंट मटेरियल जैसे जैसे वो मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी से मूव करेंगे। मतलब कि जब वो लिक्विड से मूव करेंगे और गैस से मूव करेंगे, सॉइल से मूव करेंगे, तो क्या होगा, उनकी जो वेलोसिटी ऑफ वेव्स है, जो स्पीड है वेव की, वो क्या होगी, वो चेंज होती जाएगी। देखिए, द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी, और जितना डेंस होगा एक मटेरियल उतनी ही हायर उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। मतलब कि यहाँ देखिए, जितना डेंस होगा उतनी भी हायर उनकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज ऑलवेज द चेंज विद चेंज इन डेंसिटी ऑफ लेयर्स एंड इंक्रीज इन डेंसिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन वेलोसिटी। जैसे जैसे जितने ज़्यादा डेंस होगा मटेरियल उतनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज ए रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। उनका कभी कभी डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है जब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी से पानी मटेरियल से क्या करती, मिलती, कभी वो रिफ्लेक्ट करती, कभी रिफ्रैक्ट करती। चलो ठीक है, आगे देखेंगे, आगे अच्छे समझ में आएगा। अब लिखा है तो द टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स हमारे भी दो टाइप के हैं, ठीक है। बॉडी वेव्स हमारे दो टाइप के, एक होते हैं पी वेव्स, एक होते हैं एस वेव्स। अच्छा, आगे क्या है, तो दे आर कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव्स। ओके, अब पी वेव्स को, पी मतलब प्राइमरी, ठीक है, पी मतलब प्राइमरी वेव्स हैं, वो क्या करेंगे, बहुत फास्ट मूव करेंगे। और पी मतलब प्राइमरी मतलब पहने भी होता है ना, जैसे प्राइमरी पे स्कूल पहने होते हैं, ऐसे करके प्राइमरी आता है, प्राइमरी पहने होगा, तो पी वेव्स क्या है, वो फास्टर मूव करेंगे और वो पहले सर्विस से पहुंच जाएंगी, ठीक है। और दे और कौन, प्राइमरी वेव्स, उसे क्या कहा जाएगा, प्राइमरी वेव्स कहा जाएगा, ठीक है। नाउ द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स। वो क्या है, साउंड वेव्स के सिमिलर होते हैं। दे ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। वो गैस से, लिक्विड से, सॉलिड से, तीनों से ट्रेवल कर जाएंगे। वो साउंड वेव्स के सिमिलर होते हैं, उसे पी वेव्स कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विथ सम टाइम लैग। मतलब कि सबसे पहले हमारी ये अर्थ के फोकस है एपिसेंटर पे गया, यहाँ सबसे बॉडी वेव, ये बॉडी वेव बन गई, बॉडी वेव जाके एपिसेंटर से गई, यहाँ सर्वे वेव्स क्रिएट की। सबसे पहले जो है उसे क्या कहा जाएगा, पी वेव्स कहा जाएगा। वो किससे ट्रेवल होगी, लिक्विड से, सॉलिड से, गैस से, वो इन दोनों से ट्रेवल हो जाएंगे। उसके बाद पी वेव्स तो आगे चलो भाई, अब पी वेव्स के बाद जो वेव आई उस वेव का नाम क्या पड़ता है, एस वेव्स कहा जाता है। एस मतलब क्या समझ लो, सेकेंडरी समझ लो, ठीक है। नाउ अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, उसे सेकेंडरी वेव्स ही कहा जाता है एक्चुअली में। ये देखो लिखा नो, उसके बाद क्या लिखा है कि दे आर ट्रेवल, दे कैन ओनली सॉलिड मटेरियल। वो किससे ट्रेवल करेंगे, सिर्फ सॉलिड से, गैस होगा नहीं ट्रेवल करेंगी वो। यहाँ पे समझ लो गैस, यहाँ पे समझो लिक्विड है, ठीक है, वो नहीं ट्रेवल करेंगे, वो वापस किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। पर अगर यहाँ पे सॉलिड हो रखा है तो क्या करेंगे, वो ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है। लिखा है इट हेल्प द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर ऑफ द अर्थ। रिफ्लेक्शन, लिखा है रिफ्लेक्शन जो वो कॉज करेगा वेव से रिबाउंड कर जाए, और रिफ्लेक्शन क्या कॉज करेगा, उनको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा देगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन को आप ऐसे भी वैसे कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन का उसने मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन कर दिया और रिफ्लेक्शन को वो रिबाउंड कर दे। सो इसके लिए हमें इसको याद रखना होगा कि यस, रिफ्लेक्शन से रिबाउंड होते हैं, रिफ्लेक्शन से रीबाउंड हो जाते हैं, और रिफ्लेक्शन से क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में वो चले जाएंगी। लेकिन द वेरिएशन इन द डिफरेंस ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड, ठीक है। सेस्मोग्राफी के तो हमें पता चल जाता है कौन सी वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही, क्या वेरिएशन हो रहा है, सब पता चल जाता है। लिखा है तो सरफेस वेव्स, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, दे आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सेस्मोग्राफ। सरफेस वेव्स हमें हमेशा लास्ट में वो रिपोर्ट करती हैं सेस्मोग्राफ पे, और वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। सरफेस वेव्स ही सबसे ज़्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। तो सबसे ज़्यादा कोलैप्स भी कर देती है स्ट्रक्चर्स का। तो दे आर द मोस्ट destructive rocks, waves, and primary waves are not like surface waves. Primary waves हमेशा लिक्विड से, सॉलिड से, गैस से चला जाएगा, पर सरफेस वेव्स हमेशा सॉलिड से जाएंगे, लिक्विड और गैस से नहीं जाने वाले, राइट। तो सरफेस वेव्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, हमेशा लास्ट में आती है, प्राइमरी वेव्स पहले आते हैं, और वो थोड़ा साउंड वेव से सिमिलर करते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि ये वेव्स कैसे मूव करते हैं। प्राइम वेव्स यहाँ पे लिखे कि पी वेव्स क्या है, वेरिएशन नहीं सॉरी पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल ट्रांसफर मूव करते हैं। एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द यहाँ से दे exerts pressure on the material in the direction of the propagation। ये कैसे मूव करते हैं, पैरेलल। पी वेव्स क्या करेंगे, वो वेव की डायरेक्शन में पैरेलल मूव करेंगे, राइट। उसके बाद लिखा है यहाँ पर इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल नीडिंग टू स्ट्रक्चरिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ द मटेरियल। तो डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है बिकॉज स्ट्रेचिंग और सिक्वीजिंग, मतलब कि स्ट्रेच हो रहा है कभी मटेरियल, कभी दूर जा रहे हैं मटेरियल्स, कभी वो स्क्वीज़ कर आपस में दब जा रहे हैं, एकदम स्क्वीज़ कर जा रहे हैं, एकदम स्क्वीजिंग सॉरी। तो अब क्या लिखा है, द अदर थ्री वेव्स, अब यहाँ पे लिखा है वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। अदर 3 वेव्स भी हैं जो वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कौन सी 3 वेव्स की बात कर रहा है, वो जो एक होता है नर्व वेव होता है और एक और वेव होता है, और उसके अलावा मतलब कि इसमें एक सेकेंडरी वेव्स के बारे में बात है, दूसरी एक नर्व वेव करके बात है, और एक और वेव होता है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये 3 वेव्स ही होती हैं बिकॉज बॉडी वेव्स के अलावा बाकी 2 वेव्स और हैं, नर्व वेव और एक और वेव है। तो इन 3 वेव्स के बाद वो ये क्या करती है, ये तीनों वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये क्या करता है, ये पैरेलल चला जाता है, और ये तीनों क्या है, ये परपेंडिकुलर रहती हैं। लिखा है एस वेव्स इज परपेंडिकुलर to the wave direction in the vertical plane। S waves क्या है, perpendicular to the wave direction in a vertical plane, perpendicular है। they create तो यहाँ पे लिखा है सरफेस वेव्स क्या है, ये मोस्ट डैमेजिंग वेव्स होती है, वो क्या क्रिएट करती हैं, तो एफ वेव्स क्या करती है, वो परपेंडिकुलर मूव करती है, वो क्या क्रिएट करती हैं, थर्फ्स एंड क्रिस्ट को क्रिएट करती हैं इन द मटेरियल जिससे वो पास होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये एस वेव्स का डायग्राम है कि वो क्या कर रही हैं, क्रिस्ट और थर्फ्स को क्रिएट करती जा रही है जैसे जैसे वो पास हो रही हैं, तो वो परपेंडिकुलर टू द वेव मूव करती हैं। और ये एस वेव्स का डायग्राम मूव करने का परपेंडिकुलर, और जो हमारा पी वेव्स हैं वो ऐसे मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द वेव। नाउ इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। तो ठीक है, अब शैडो जोन क्या होता है, ठीक है, मैंने पढ़ लिया कि अर्थक्वेक क्या होता है, कहाँ से निकलता है, और ये फोन क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि एस वेव्स क्या होते हैं, पी वेव्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं, एंड देन हमने ये पढ़ लिया कि पी वेव्स की टाइप, पी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एस वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम देखते हैं पी वेव कैसे मूव करता है, एस वेव कैसे मूव करता है। देन वी आर मूविंग अहेड विथ द आवर टॉपिक ऑफ शैडो जोन। अब देखो हमने ये पढ़ा था ना कि कुछ वेव्स होती हैं जो प्राइमरी वेव, जैसे कि हमें पता है तीनों से लिक्विड, सॉलिड, गैस से सबसे मूव कर जाएंगे, पर एस वेव्स क्या है, वो मूव नहीं करती, वो तो सिर्फ सॉलिड से जाएंगे। हमने ये पढ़ा है कि जो डेंसर जो मटेरियल होता है उतना ही हायर उसकी वेलोसिटी होती है। हमने ये पढ़ा है कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं जब वो एक डिफरेंट मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी है, क्या कहते हैं शैडो जोन। मतलब कि शैडो जोन वो होता है हमारे अर्थ का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर क्या होगा, ना तो एस वेव्स पता चलती है ना तो पी वेव्स पता चलती हैं। उन एरियाज को क्या कहा जाता है, मतलब कि अगर वहाँ पे आप सेस्मोग्राफ रख दो और आप पता करने के, जब अर्थक्वेक या पता करो कि कौन सी वेव्स है, तो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा, उस एरिया को क्या कहते हैं, शैडो जोन कहते हैं। अच्छा ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा दिया एक्सिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। मतलब कि हमने वहाँ पे साइंटिस्ट ने वहाँ पे क्या किया कि सेस्मोग्राफ रखा पर वेव्स वहाँ पे पता ही नहीं चले, जबकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। लिखा है शैडो जोन से कहा जाता है। यहाँ पे लिखा द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स फॉर ईच अर्थक्वेक एक्सिस्ट अल्टरनेटिव शैडो, डिफरेंट शैडो जोन होता है। लिखा है अब देखते हैं, तो शैडो जोन देखते हैं पी है एस का। इट वाज ऑब्जर्व एट द, देखो लेट्स स्टडी थ्रू दिस डायग्राम, राइट। अब देखो ये सिंपल इजी वे में समझाते हैं क्या होता है पी वेव्स का शैडो, एस वेव्स का शैडो। देखो सिंपल सीधी सी बात है ये कि ये हमारा पूरा अर्थ है
और ये 105 से लेकर 145 डिग्री तक का जो एरिया ये पी वेव का शैडो जोन है दोनों साइड पाया जाता है, क्योंकि पी वेव जब यहाँ पे गया फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे आया तो इस जगह वो तो चला गया, बट यहाँ पे जो आके इधर जाना था वो इधर नहीं जा पाया। ठीक है, तो 105 से लेकर 145 डिग्री तक कोई भी पी वेव्स नहीं पाई जाती है और सबसे ईजी हमारा एस वेव्स का है। इसका 105 से लेकर 105 डिग्री तक टोटल पूरा कोई भी यहाँ पर क्या कहा जाता है हमारे एस वेव्स नहीं पता चलते। दैट मीन्स हमारा सॉलिड कहाँ तक है, यहीं तक है। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड होगा, गैस हो सकता है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या पता चला हमारे एस वेव नहीं जाएगा। हमें पता है एस वेव्स कहाँ से जाते हैं, सिर्फ लिक्विड से जाएगा। कहाँ से जाएगा, सिर्फ गैस से जाएगा। अरे सॉरी एसिड कहाँ से जाएगा, सिर्फ हमारे सॉलिड से जाएगा, ना तो लिक्विड से जाएगा ना तो गैस से जाएगा। इसी कारण आप देख सकते हो कि हमारे देखो यहाँ पे लिखा है नॉट पास थ्रू द आउटर। देखो यहाँ पर भी ये एरिया देख रहे हो, दिस एरिया में यहाँ पे लिखा है कि नॉट पास थ्रू द आउटर कोर। हमारा जो वह चारों जो एस वेव्स है, जो कि हमारा आउटर कोर क्या होता है, हमारे अंदर पार्ट्स होते हैं, लेयर्स होते हैं ना, वह अर्थ क्रस्ट के मेंटन का आउटर कोर इनर कोर का होता है लेयर। तो जो हम देख रहे हैं कि जो आउटर कोर है हमारे अर्थ का, जो हमारा मेंटन के बाद आता है आउटर कोर, वो हमारा लिक्विड होता है और उसके बाद जो इनर कोर होता है वो सॉलिड हो जाता है। तो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड है। तो अर्थ तो हमारी पता है कि हमें एसिड जब आएगी वो लिक्विड से पास नहीं होगी, तो वो वापस से कहीं और डायरेक्शन में चली जाएगी, वो लिक्विड तो नहीं जाने वाली ना। तो यही लिखा है कि जो वो वो लिक्विड से पास नहीं हुई और इनर कोर है वो हमारा सॉलिड है, तो लिक्विड से वो पास नहीं हुई। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो पूरा एरिया जो उसका शैडो जोन बन गया और वो उस पूरी एरिया में नहीं जा पाई, क्योंकि आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड है 105 से लेकर 105 तक। अब यहाँ पे ये लिखा है कि ये लिखा गया कि एनी डिस्टेंस बिटवीन 105 से लेकर विथिन 105 तक जो भी डिस्टेंस है वहाँ पर हमें देखा कि वहाँ पे हमें बोथ एस वेव्स और पी वेव्स मिले, मतलब कि 105 तक 105 लेकर जितने भी डिस्टेंस 0 डिग्री स्टार्ट करके 105 तक आए, तो सारे एस वेव्स और पी वेव्स मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर सेंटर के जो भी सेस्मोग्राफ निकोटेड 145 डिग्री क्या लिखे 145 डिग्री वहाँ पर भी हमें पी वेव्स मिले, बट वहाँ पे हमें एस वेव्स नहीं मिले। 10 देखा जाएगा 105 से 145 ये क्या है फ्रॉम एपी सेंटर, वो से शैडो जोन कहा जाता है वो टाइप्स ऑफ वेव्स के लिए। और उसके बाद इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव्स। और उसके बाद 105 के बाद हमें देखा कि कहीं पर भी एस वेव्स नहीं पाए जाए, उससे क्या बोला जाए, एस वेव्स का शैडो जोन कह दिया गया। और हमें पता है कि एस वेव का शैडो जोन हम देख सकते हैं, ऐसे भी हम देख के समझ सकते हैं इसका शैडो जोन बड़ा है एस वेव्स का या पी वेव का। हमें पता है कि एस वेव का शैडो जोन बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू पी वेव्स। तो वही बात नहीं की कि हम देख सकते हैं कि मच लार्जर है एस वेव का शैडो जोन एज कम्पेयर टू पी वेव्स एंड द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स एज अ बैंड। वो कहते हैं कि वो बैंड की तरह लगता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, इतना बड़े नहीं। ठीक है, एस वेव्स और लार्जर नेक्स्ट और वो लार्जर तो बड़े भी हैं और वो निटिन वो 40% ऑफ द अर्थ सरफेस के हैं। वो हमारे अर्थ के सरफेस के 40% 40% निटिन ओवर है। चलो अब निकले टाइप्स ऑफ अर्थ के, तो ठीक है यहाँ पे निकले सिंपल है, इजी है। टाइप्स ऑफ अर्थ है टेक्टोनिक अर्थ वो होते हैं जो हमारे रॉक से कारण या फिर कोई अर्थ का कोई प्लेट है उसके कारण जनरेट हो गया, टेक्टोनिक हो गया। वॉल्केनिक जो हमारे वॉल्केनो आने की वजह से जनरेट हो गया अर्थ, उसे वॉल्केनिक कह दोगे। फिर उसके बाद सिंपल देखा जाए तो लिखे कि कोलैप्स अर्थ के माइंड में कोई काम हो रहा है, माइंड कोलैप्स कर गई, माइंड पूरा दब गया, तो चलो ठीक है कोलैप्स अर्थ हो गया। फिर उसके बाद एक्सप्लोजन अर्थ से ज़्यादा कोई केमिकल को निकलने का काम हो रहा है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, तो वो भी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक सिंपल है। रिवर्सरी इंड्यूस अर्थक्वेक। ठीक है, लार्जर रिजर्वोयर्स हम लोग बन रहे हैं और उसके बनने के कारण कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो दे आर कॉल्ड दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक। मेजर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के स्केल की बात होती है, सिंपल है। अगर देखा जाए तो यस यही नोट्स है, ये पूरा इस कहानी का सिंपल सीधी बात के नोट्स हैं यहाँ पर।
देखो रिचर्ड स्केल होता है एक मैकाइनी स्केल होता है। तो रिचर्ड स्केल के 0 to 10 पे मेजर करता है, वो क्या मेजर करेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी मेजर करेंगे। अब मैकाइनी स्केल क्या करेगा, 1 से 10 के नंबर्स पे मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी देखेगा। सिंपल सी सीधी बात ये देखता है। देखा है भी यहाँ पे दो साइड मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है और द इंटेंसिटी ऑफ शॉक मैग्नीट्यूड स्केल है, रिचर्ड स्केल भी कहा जाता है उसको। और ये क्या मेजर करेंगे, मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्विक, ये कितना एनर्जी रिलीज हुई है उसकी मैग्नीट्यूड को वो मेजर करेंगे। और उसे 0 to 10 के नंबर में अगर 10 है, 7 है, 8 है, जितना है उसके हिसाब से बताएंगे। वही एनसीडी स्केल जिसको मैकानी नाम दिया गया है, वो देखेंगे कितना डैमेज कॉज हुआ है, तभी से इंसेंटिव देखते हैं कितना इंसेंटिव रहा इसका। तो विजन डैमेज कितना कॉज हुआ है बाय द इवेंट, उस अर्थक्वेक के आने से कितना डैमेज तुमने कॉज किया। रेंज ऑफ इंसेंटिव देखा जाए 1 से 12 तक, देखा कि 6 प्लस अगर इंसेंटिव जाती इसका मतलब ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक सो मच ईजी। अर्थक्वेक क्या ग्राउंड शेकिंग होता है, हमारा सॉइल लिक्विफैक्शन हो जाता है, तो ये सब होता है। एंड आफ्टर दिस वी विल डू, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। होपफुली यू हैव लाइक दिस वीडियो। So this is on my own notes, on my own study material from which I am using, because ये काफ़ी अच्छा है खुद के नोट से पढ़ाना। So hopefully you like this video and click on the if you like this video, subscribe to the channel for more videos. Happy studying.